फिक्स बोल दें ताकि सभी के लिए शुरू हो गया। स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्पेशली आईएएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विस, उनके लिए कुछ टिप्स भी बताना चाहूँगा और अपने अनुभव के आधार पर और प्रयोग के आधार पर और जो कुछ सीखा है मैंने वो मैं बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपके लिए वो चीज़ें यूजफुल रहे और उन गलतियों से आप बचें जो गलतियाँ अक्सर करके वो बाहर हो जाते हैं। जैसे सिलेक्शन में 99% तो आपके खुद की मेहनत होती है और प्रैक्टिस होती है, 1% तो कहीं ना कहीं लक का भी रोल होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ एक अल्टरनेटिव कैरियर जरूर रखें। अल्टरनेटिव कैरियर आप जरूर रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि सिविल सर्विस में जैसा मैंने बताया 99% तो आपकी मेहनत और आपका लक होता है, लेकिन 1% जो होता है वो आपका लक भी होता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं आपका अटेम्प्ट ख़त्म हो गया या ये ख़त्म हो गया तो इसके बाद ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ ना बचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं जो सिविल सर्विस से भी बहुत अच्छे हैं और ज़रूर उस पर आपको एक विकल्प रखना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी कैरियर, अल्टरनेटिव कैरियर होता है, लेकिन जो बच्चे केवल बीए और एमए करके आ जाते हैं या बीएससी एमएससी करके आ जाते हैं, सामान्य ग्रेजुएट होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि अटेम्प्ट ख़त्म होने के पास कोई विकल्प नहीं बचता। और स्टेट सिविल सर्विस में भी बहुत सीमित संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर स्टेट में वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और आती भी हैं तो बहुत लंबे समय में फिल होती हैं। आपके 2-2 3-3 साल 4-4 साल ऐसे निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। और कभी लिटिगेशन में मैटर फंस गया, कभी कुछ हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किलिंग ऑफ टाइम है, और जैसे आपका टाइम किल होने लग जाता है वैसे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग जाता है। और अभी 2014 के बाद एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि पहले जो भर्तियां जनरल तरीके से की जाती थी उनमें स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन मांगे जाने लगे, और वैकेंसीज जैसे एसएससी में भी आ जाती थी 15,000 20,000 50,000, उसमें भी अब ब्रेकअप करके आ रहे हैं। कई सारे डिपार्टमेंट अपनी भर्तियां ले रहे हैं, या एसएससी अगर भर्ती ले रही है तो वो भी बहुत सीमित तरीके से ले रही है। ऐसा नहीं है कि एक फ्लो चल रहा था जो पहले 50,000 60,000 70,000 की भर्ती हो रही थी, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इस समय जब आज 2025 में आप लोग स्टैंड कर रहे हैं और अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री या एक प्रोफेशनल या एक अल्टरनेटिव कैरियर आपके पास ज़रूर हो, जहाँ आप इसमें रिस्क उठा सकें और आपको कोई डर ना हो। ठीक है, भाई ज़मीन तो आपके पास सही है, ठीक है, बेशक आसमान अगर एक बात ना भी मिले तो ज़मीन है। जैसे अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं, इसके बाद आप यूजीसी नेट निकालते हैं, आप पीएचडी करते हैं, तो आपके पास एक कैरियर उपलब्ध रहता है, कैरियर आपके पास उपलब्ध रहता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छे काम होते हैं आपके। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें इस चीज़ के लिए कि हाँ सिविल सर्विस से किसी भी मायने में कम है। तो ऐसी स्थिति में आप एक वैकल्पिक कैरियर रखें। सबसे पहले तो मेरी सलाह आप लोगों को ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं बात करता हूँ कि तैयारी कैसे की जाए और
जो तैयारी की जाती है सिविल सर्विस की, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सिविल सर्विस की, जैसा कि आपको पता है कि भारत की सबसे टफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सबसे बड़ी परीक्षा है ये। और इसके बाद जो देश के किसी भी स्ट्रीम के सबसे महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो जब अपना ग्रेजुएशन या पीजी या जो भी कुछ है, या कोई एक अल्टरनेटिव कैरियर लेकर के आते हैं, तो इसके बाद इसमें ट्राई करते हैं। पिछले कुछ समय में जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है, वो ट्रेंड ये है कि जो सामान्य ग्रेजुएट हैं, जनरल ग्रेजुएट हैं, उनकी तुलना में जो प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग, जैसे बीटेक है, पीवीएस हैं, एमबीए हैं, सीएसीएस हैं, एक्सेट्रा, ये लोग कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनके परफॉर्म करने के पीछे दो बड़े कारण हैं जो हमने एनालिसिस किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं पहले कोचिंग में ही था, और कोचिंग में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस किया। ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे सिविल सर्विस में हैं। तो मैं एक एनालिसिस करता था कि भाई क्या ऐसा रीज़न है कि सफलता की जो दर है, सफलता किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। वहाँ मैंने दो चीज़ देखा कि जो ये बच्चे हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट को सीखने की इनकी एक ललक होती है और क्षमता होती है। जैसे अगर कोई बच्चा इतिहास में एमए करके बैठा हुआ है, तो उसको लगता है कि इतिहास उसमें बहुत अच्छा आता है, वो बिल्कुल पैसिव हो जाता है। जबकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एकेडमी और कंपटीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। एकेडमी में आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आप बीए करेंगे, एमए करेंगे, आप स्पेशलिस्ट बनेंगे, आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिविल सर्विस में क्या होता है कि सिविल सर्विस में आप एक जनरल स्टडी करने के साथ एक निष्कर्ष निकालने की क्षमता, उसको अप्लाई करने की क्षमता, ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिलेबस रखा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रशासन होता है उसकी अपनी एक एकोलॉजी होती है। और जो प्रशासन की इकोलॉजी होती है, ठीक है, जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, पूरा तो एक इकोसिस्टम हो गया। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे समाज से, अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, सांस्कृतिक व्यवस्था से, इन सब चीज़ों से मिला करके बनता है। तो सिविल सर्वेंट के अंदर एक कॉमन सेंस होना चाहिए। इन सामान्य चीज़ों को जानते हुए, जनरल स्टडी करते हुए, सामान्य चीज़ों को जानते हुए एक निष्कर्ष निकालने की, तार्किक निष्कर्ष निकालने और व्यवहारिक निष्कर्ष निकालने की क्षमता होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे प्रोफेशनल डिग्री लेकर के आते हैं, उनको ये पहले से ही समझ होती है कि भाई हमें एक जनरल स्टडी करते हुए चीज़ों को एक निष्कर्ष निकालने की क्षमता, इसी को कंटेंट और कॉन्सेप्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ को समझ लेना कॉन्सेप्ट है, और उसको समझ करके अप्लाई करने की जो क्षमता होती है वो कंटेंट होती है। निष्कर्ष निकाल करके अप्लाई कर लेना। तो कंसेप्ट और कंटेंट का मतलब ये होता है, जो ये लोग पहले से परिचित होते हैं, क्योंकि इनकी जो वे ऑफ स्टडी होता है, जो इनका पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, वो लगभग सिमिलर होता है, कंपटीशन के बहुत क्लोज होते हैं। जबकि जो ये बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में इनको मिल गया, चलो एंट्रेंस के माध्यम से गए, जैसे भी गए, बट इतना बेटर इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता है कि वो चीज़ों को समझ सकें या ज़्यादा बेहतर समझ सकें। पहली बात तो ये होती है। बाकी कोई बाइसिंग नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कॉपियाँ जब आती हैं तो नहीं पता लगता है कि भाई किसकी कॉपी हैं और किसकी कॉपी है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो जनरल ग्रेजुएट लोग हैं, वो ये मान के चलें कि वी शुड बी बिगिन फ्रॉम जीरो। हमें जीरो से स्टार्ट करना है, जैसे ये लोग करते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, चीज़ों को आप, अगली बात आती है मटेरियल की, आती है कोचिंग की, आती है भाई गाइडेंस कैसे हो। तो यहाँ दो चीज़ें, आज यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं जो आपके काम के भी हैं, आपको मिसगाइड भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और मिसगाइड भी करते हैं। बहुत सारे सो कॉल्ड या बहुत अच्छे प्रोफेसर्स या बहुत अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बट उसमें सेलेक्ट कैसे करें, चुनें कैसे, ये बहुत बड़ी समस्या ग्रुप में सामने आता है। आजकल बहुत सारे मैटर या ज़्यादातर मैटर जो है पीडीएफ फाइल में, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर बैठे हो उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, वो आप कर लेते हैं।
तो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपका मटेरियल कैसे कलेक्ट करें। तो मटेरियल कलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक बेहतर, एक अनुभवी, अच्छा नॉलेजेबल कोच रखना ही पड़ेगा। बिना कोच रखे हुए आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा। एकलव्य की कहानी पता है, अर्जुन की कहानी पता है, ठीक है, दोनों ने अपना गुरु बनाया, ठीक है, और गुरु के माध्यम से ही वो सफल हो पाए। तो एक कोच आपको बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोच ऐसा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि कोच कोई आईएएस ही हो, कोच ऐसा भी हो सकता है जिसके पास एक अच्छा अनुभव हो और अच्छा नॉलेज हो, जो आपको उन चीज़ों से बचा सके जहाँ आप अपना समय और संसाधन खराब करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल आप आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन मटेरियल अपलोड करवाते हैं। बट कौन सा मटेरियल आपके काम का होगा मैं आप बाद में चर्चा करूँगा। दूसरा, ऑफलाइन में भी बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास बुक अवेलेबल हैं। तो दोनों ही तरीके से आप ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से आप मटेरियल कलेक्ट करें। मटेरियल कलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका टॉर्च बेयरर है, पथ प्रदर्शक है, और बिना उसके आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। मटेरियल कलेक्ट करने के साथ आपका अगला स्टेप होता है आपकी स्टडी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्टडी कैसे आप करेंगे, यहाँ पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ इस इसके। सबसे इंपॉर्टेंट से कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो मेरे पास 9 अटैम्प्ट है, मेरे पास 15 अटैम्प्ट है, मेरे पास 6 अटैम्प्ट है, चलो एक बार सीखते हैं कि कैसे फिल्म्स दें, कैसे मेंस दें। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ध्यान दीजिए आपका कंपटीशन कितना टफ है। इन 1000 बच्चों में से लगभग 600 बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से ही सिलेक्ट हैं, ठीक है, पहले से किसी सेवा में हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर स्ट्रीम से बच्चा आ रहा है, यानी हर स्ट्रीम से एक क्रीम आ रहा है आपके कंपटीशन में। अब आपके पास फ्रेश सीट कितनी बची? 400। आपके पास अगर 1000 सिलेक्शन हो रहा है तो फ्रेश सीट कितनी बच गई? 400 बची। 400 आपके पास जो फ्रेश सीट बची हुई है, इसका मतलब ये हो गया कि जो 600 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनके पास सिलेक्शन का अनुभव है, या सिलेक्शन दे चुके हैं। इन्होंने फिल्म्स निकाला है, मेंस निकाला है, और मेंस के 2 पार्ट है, एडिटर और इंटरव्यू, और फाइनली इसका मतलब इनको सारे रास्ते पता हैं। इनको इतना अनुभव तो है कि भाई कहाँ से जा रहे हैं, क्या गलती हो सकती है, क्या गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। अब फ्रेशर बच्चों के लिए 400 सीट बच रही है। अब 400 सीट जो बच रही है, चलो ठीक है, आपने मेहनत किया, फिल्म्स निकल भी गया, तो मेंस में आपके पास हर चीज़ नया है, मेंस में निकल गया तो इंटरव्यू में आपके पास हर चीज़ नया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका बड़ा फ़ायदा सिविल सर्विस का ये है कि हर बार हर व्यक्ति जीरो से स्टार्ट करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है? जीरो से। लेकिन जीरो से स्टार्ट करने में भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक्सपीरियंस है, सिलेक्ट हो चुका है, और एक बिल्कुल फ्रेशर है। तो देखिए अवसर तो दोनों के पास बराबर है, अपॉर्चुनिटी तो दोनों के पास बराबर है, क्योंकि एक जीरो से सभी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये फ्रेशर है, और ये तो जो फ्रेशर होता है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, सिलेक्शन कभी एवरेज बच्चे का नहीं होता है, सिलेक्शन कभी आधी अधूरी तैयारी वालों का नहीं होता है। सिलेक्शन हमेशा होता है जो एक्सेप्शनल होता है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि चीज़ों को तेज़ी से समझने की क्षमता है उसकी, तेज़ी से उसको एनालिसिस करने की क्षमता है, और तेज़ी से निष्कर्ष निकालने की क्षमता है, और उसने पूरी तैयारी कंप्लीट कर रखी है, उसने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कंप्लीट कर रखी है, और प्लस इसके बाद इसको अप्लाई भी कर रखा है टेस्ट पेपर के माध्यम से। अब देखिए कई बार आप देखते हैं कि बिल्कुल पहले अटैम्प्ट वाला बच्चा टॉप कर जाता है, ठीक है, तो उसकी शर्त यही है कि हर व्यक्ति जीरो से शुरू कर रहा है, और जीरो से पिछली बार का टॉपर कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार का प्रीलिम्स निकाले, क्योंकि उस बार की परिस्थितियाँ अलग थी, उस बार उसका जो परफॉर्मेंस था अलग था। जैसे मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, कभी कोई 200 रन बना देता है खिलाड़ी, और कभी जीरो पे आउट हो जाता है, ठीक है। तो वही स्थिति इस कंपटीशन की है कि एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट
ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे अब एक नया खिलाड़ी गया खेलने और एक सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, ऑब्वियस अनुभव के आधार पर सचिन पिच को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा, बाउंड्री को, मैदान को ज़्यादा अच्छी तरह से, इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा। और नए बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो चीज़ को थोड़ा मुश्किल होते हैं अडॉप्ट करने में, उसको अनुभव का ही फ़ायदा होता है। बट ऐसा आप करते हैं तो आप इनके बराबर हो जाते हैं, और 600 हज़ार की हज़ार सीटें जो होती हैं वो आपके लिए ओपन हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खाली फिल्म्स की तैयारी करके या खाली रिटर्न की तैयारी करके अटेम्प्ट लेने का प्रयास ना करें। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए और टेस्ट पेपर आप लिखना शुरू कर दें, फिल्म्स का हो चाहे चाहे रिटर्न का हो, मेंस का रिटर्न का हो, टेस्ट पेपर लेना आप शुरू कर दें। टेस्ट पेपर में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छे कोच की ज़रूरत है, अच्छे कोचिंग की ज़रूरत है। क्योंकि बेटा समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, समय यूँ निकल जाता है। क्या तैयारी आप कहीं से भी करो, अगर जैसे भी आपके पास थोड़ी समस्या आई, आप मिसगाइड हुए, तैसे आपका पूरा करियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई कि किस तरह आप अपनी तैयारी रखें और किस लेवल की तैयारी करने के बाद आप सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करें। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पढ़ने का तरीका, वे ऑफ स्टडी। पढ़ने का तरीका क्या हो? तो पढ़ने का तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई सा भी सब्जेक्ट जब शुरू किया जाए, ठीक है, पढ़ना तो सारा हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, जीएस के 4 पेपर आप देखिए, प्रीलिम्स देखें अगर, तो प्रीलिम्स में जीएस का पेपर है एक, और एक सी सेट है, इसको जीएस 2 कह लेते हैं आप। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। बट अब सी सेट का जो पेपर है, इसके जो मार्क्स हैं ये इंक्लूड नहीं होते हैं, बट एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, शायद 40% या 30% के आसपास है, जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है, और बहुत बार देखा गया है कि सी सेट काफ़ी टफ पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चे सी सेट में फेल हो जाते हैं। सी सेट में फेल वही बच्चा होता है जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, और जिसकी रीजनिंग या मैथ बहुत ही कमज़ोर है। क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल का आता है, मैथ बहुत अच्छे लेवल का आता है, तो रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, और इसके अलावा उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। क्योंकि पैसेज होते हैं जो एमबीए टाइप में होते हैं, जो बच्चे कैट वेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, या बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, पीओ वगैरह की, उसमें इस तरह के पैसेज आते हैं। तो बेसिकली ये पैसेज टेस्ट है, बाकी सी सेट तो इसको कम ही कहा जाएगा। समझ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देने की क्षमता होती है, और ये एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो जीएस होता है 100 क्वेश्चन, इसके जो मार्क्स होते हैं ये 200 के आसपास होते हैं, 200। 200 में से 80 से 100, कोई भी कैटेगरी हो, ये वेरी करता रहता है, जो टाइम टू टाइम, ईयर बाई ईयर ये वेरी करता है। कभी मेरिट 80 भी आ जाती है, 85 आ जाती है, कभी 90 आ जाती है, कभी 95 आ जाती है, कभी 100 आ जाती है। इसी तरह ये वेरी करते रहते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा 100 से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, मोर देन 100, अगर मोर देन 100 स्कोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रीलिम्स देने के बाद तुरंत श्योर हो सकता है कि उसको मेंस लिखना है। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि तो तैयारी इस लेवल की जाए कि कम से कम 100 से ऊपर नंबर स्कोर करने की क्षमता आपके पास हो। ये तब है जब आपने अच्छे स्टडी किया है और अच्छे टेस्ट पेपर आपने दिए हैं। जैसा यूपीएससी का पेपर आता है, वैसा ही टेस्ट पेपर मार्केट में बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है। मैं नहीं कह रहा कि आप हमारी कोचिंग में आएँ, कोचिंग में पढ़ें, हमारे ही गाइडेंस में रहें, बट कहीं से भी आप पढ़ें, कहीं से भी आप देखें, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखा जाए कि जो जीएस का पेपर आ रहा है ये कंसिस्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ कहाँ से बन रहा है। इसमें जीएस के कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, सेंटिमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया। तो बहुत सारे सेक्शन को मिला करके ये पेपर बन जाता है, और यही चीज़ कॉमन होती है मेंस में। मेंस का पेपर आप उठा के देखेंगे तो सोशल इश्यूज,
इंटरनेशनल इशूज़ तो इसमें भी आ जाता है ऑलमोस्ट, सोशल इशूज़ इसमें भी आ जाता है। तो लगभग जो मेंस का रिटर्न होता है और जो प्रीलिम्स होता है, वो सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आ रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। देखिए डिफरेंट कहाँ आ रहा है मैं समझ रहा हूँ। जब एक बार आप स्टडी कर लेते हैं तो स्टडी तो आपका एक रॉ मटेरियल है। हिस्ट्री आपने पढ़ा तो रॉ मटेरियल है, ज्योग्राफी पढ़ा वो रॉ मटेरियल है। अब इसका जो एप्लीकेशन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं और एक जो आप कहते हैं रिटर्न मेंस। प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी रिटर्न। कैसे होता है? प्रीलिम्स में आपने देखा है कि प्रीलिम्स में सीक्यूज होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम दे दी गई, प्रॉब्लम दे दी गई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चार विकल्प दे दिए गए और आपसे कहा गया इसमें से एक विकल्प आप चुन लीजिए जो सबसे बढ़िया हो। देखिए ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा क्लेम करते हैं बच्चे कि देखो चारों ही विकल्प सही थे। जैसे मैं क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन ले लिया, हिस्ट्री का क्वेश्चन में आया कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, जिसके प्रमुख कारण थे, जिसमें निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थे। चार विकल्प दे दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय, ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉलोनियल और इम्पीरियलिज्म का खात्मा, रूस और अमेरिका दो बाइपोलर वर्ल्ड का होना, और भारत में इंटरनल जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसका बहुत तेज होना। ठीक है, जहाँ सिस्टम चेंज के लिए वो हो रहा था। अब इसमें चार के चारों विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा तार्किक और व्यवहारिक विकल्प कौन सा है, उसको यूपीएससी मानेगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपने प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम को देखने के साथ पे एक एक विकल्प पर आपने विचार किया। चाहिए, हाँ सही है, बट दूसरा देखते हैं, दूसरा भी सही हो सकता है, तीसरा भी सही हो सकता है, चौथा भी सही हो सकता है। बट सबसे ज़्यादा तार्किक और व्यवहारिक ये क्या है, रेशनल और प्रैक्टिकल डिसीजन क्या है, उसको लेकर के आप क्लिक करते हैं। और शायद यूपीएससी का पेपर बनाने वाले सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं और वो आपके जो विचार होते हैं उनसे मैच कर जाते हैं। क्लियर? वो चीज़ उनसे मैच कर जाता है और आपका आंसर सही मान लिया जाता है और आप पास हो जाते हैं। ठीक है? तो इस टेक्निक को बोलते हैं मैक्सिमम, यानी या तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे या तो आपको जीरो नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें से एक ही विकल्प यूपीएससी मानेगी और वो विकल्प जो होगा वो मोस्ट रेशनल और मोस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन होगा आपका। क्लियर? ये तो हो गया आपका फिल्म्स। फिल्म्स के अप्रोच, वही हिस्ट्री यूज की गई है इसमें। ठीक है, जो आपने पढ़ा है वही हिस्ट्री यूज की गई और प्रॉब्लम आपको दी गई और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको चार विकल्प दिए गए। ये स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसका मेंस में कोई योगदान नहीं होता है, बट इसको क्वालिफाई किए बिना आप मेंस में नहीं जाते हैं, ये बहुत। दूसरा आपका आता है मेंस। जो मेंस आता है इसके दो पार्ट हैं, एक तो रिटर्न होता है और एक रिटर्न और इंटरव्यू। जो रिटर्न होते हैं इसमें चार पेपर जीएस के आ गए, GS1, GS2, 1, 2, 3, 4, इससे निबंध आ गया। इसके अलावा ऑप्शनल आ गया आपका, एक ऑप्शनल आ गया। अब जीएस तो सभी के लिए और निबंध तो सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, निबंध में बहुत सारी वेराइटीज होती है, आपकी इमेजिनरी पावर चेक होती है वहाँ पर। अब जीएस जो है, अगर आप जीएस की स्टडी कर लेते हैं तो केवल अप्रोच डिफरेंट है निबंध लिखने का। और ऑप्शनल आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, या तो भाई आप फिजिक्स के मास्टर हों, मैथ के मास्टर हों तो बात अलग है। जो जिन लोगों के साथ ऑप्शनल की प्रॉब्लम आ रही है उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऑप्शनल कौन सा ऐसा ऑप्शनल है जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो जीएस को कवर करता है। जैसे ज्योग्राफी आप देख लीजिए, आप पब्लिक एडमिशन देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस आप देख लीजिए, सोशोलॉजी आप देख लीजिए। ये पॉपुलर सब्जेक्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये जीएस के मैक्सिमम पार्ट को कवर करते हैं और आप जो डुप्लीकेसी होती है आपके लेबर की वो बच जाती है और आप
एक कॉमन चीज़ें पा जाते हैं इस ऑप्शनल में। जैसे पब्लिक एडमिशन का सेकंड पेपर बिल्कुल हर चीज़ जीएस का पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादातर पार्ट जो है, जैसे संविधान आपने पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपने पढ़ा, वो इसका पार्ट है। ज्योग्राफी का आप कोई भी पार्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, ज़्यादातर पार्ट ज्योग्राफी के इसमें आ जाते हैं। सोशोलॉजी का पार्ट इसमें आ जाता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट इसमें आ जाता है। तो ये पॉपुलर सब्जेक्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये जीएस को भी कवर करते हैं और आपके जो मेहनत की डुप्लीकेसी है उसको बचाते हैं। अब इसकी स्टडी कैसे की जाए, तो इसकी स्टडी करने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हैं, सपोज करो एक सब्जेक्ट आपने लिया पॉलिटी, तो मैंने आपको यही बोला कि पढ़ने का तरीका क्या हो। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस आपको नहीं पढ़ना है जीएस में, बल्कि क्या पढ़ना है, पॉलिटी, यानी राज्य व्यवस्था। वहाँ आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। यहाँ आप क्या पढ़ते हैं, राज, हिंदी में लिख देता हूँ, राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम। और जैसा कि सबको पता है कि सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। सिस्टम का एक पार्ट होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, सिस्टम का एक पार्ट होता है इनपुट लिया गया, आउटपुट दिया गया और बैलेंस हो गया, फीडबैक बन गया। ये इसका क्या हो गया, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यानी एक सिस्टम जो होता है वो इसी तरह से काम करता है। और कोई भी सब्जेक्ट, मैं पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट मैं बिगिन करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि किसी भी सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट होता है। आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रियम्बल है। किसी भी सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या है आपका, एक आप यूनियन सिस्टम है और यूनियन में सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट है, यानी हम एक यूनियन है। ठीक है, ना तो हम फेडरल हैं ना ही हम यूनिटी हैं। तो हम ये पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर में एक तो स्टेट का स्ट्रक्चर आ गया और एक स्टेट को चलाने वाले सरकार का, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आ गया। तो गवर्नमेंट में हम लोगों ने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया। तो प्रेम्बल हमने पढ़ा तो ये स्ट्रक्चर हो गया संविधान का। और जैसे ही हम स्ट्रक्चर पे आए तैसे हमने क्या पढ़ा, हमारा यूनियन सिस्टम कैसा है और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। इन दोनों को पढ़ने के साथ आपका स्टेट क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। फिर आ गया आपका फंक्शन। अब सरकार काम कैसे करती है, नीतियाँ कैसे बनती हैं, कोई कानून कैसे बनता है, जुडिशन कैसे, जजमेंट कैसे देती है, ये फंक्शनिंग वाला पार्ट होता है। तो आपने देखा कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हुए केवल 3 चीज़ें पढ़नी है, एक हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक हमारा स्ट्रक्चर क्या है, एक हमारा फंक्शन क्या है। वैसे ही जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप यही पढ़ेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा फंक्शन क्या है। और जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे सोशल सिस्टम पढ़ें, जितने भी आप पढ़ेंगे, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ें, सब पर एक ही अप्रोच लगाना पड़ेगा, सिस्टम अप्रोच। यानी पढ़ने का जो तरीका है वो है सिस्टम अप्रोच, जिस पर मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा और सब्जेक्ट को लेकर के समझाऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाता है, ताकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करें तो भी आपको घर पे कोई पढ़ने हुई समस्या ना आए। फिर इसी के साथ में आज एक बहुत ब्रीफ लेक्चर था हमारा, आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। ठीक है, या यूजफुल चीज़ आप निकाल लीजिए और देखना कि आपके कितने काम की चीज़ है।